हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं, सेफ हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के फर्स्ट टॉपिक जो कि है हमारे एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी की। भी हमारी जो एंट्रोपी होती है वो किस तरीके से हमारी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड होती है। यहाँ पे जो हमारी एंट्रोपी है वो हम सब जानते हैं कि एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस पार्टिकल्स की। पार्टिकल कितने रैंडम है, यानी कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं आपके सिस्टम के अंदर। एंड प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि कोई भी चीज़ होगी तो उसके कितने चांसेस हैं होने की, होगी या नहीं होगी, किस तरीके से होगी। तो ये दोनों चीज़ें आपस में किस तरीके से रिलेटेड है वो सब हम जानेंगे इस पर्टिकुलर रिलेशन में। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हमें ये पता है कि एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी हमारी होती है रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि आपके पार्टिकल्स भाई कितने आराम से, कितने इजीली, कितने फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में। ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमारी ये सिंपल मैथ्स वाली प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये है हमारी स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, यानी कि उसके स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग वो कितने चांसेस हैं कि आपकी वो कंडीशन सेटिस्फाई कराए। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। व्हेन एन आइसोलेटेड सिस्टम, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है भाई, जिसकी सिस्टम की बाहर से कोई भी इंटरेक्शन ना हो। यानी कि अगर ये आपका पर्टिकुलर सिस्टम है तो इसके अंदर ही होगा जो भी होगा, बाहर किसी भी चीज़ का इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम अंडरगोज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जिसको आप एज इट इज़ दोबारा रिपीट करके उसी पोजीशन में वापस नहीं आ सकते। यानी कि एक बार आपका जो चेंज हो गया तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ चेंज आप रिटर्न नहीं करा सकते। तो उसमें क्या होता है, आपकी नेट इंक्रीज होती है एंट्रोपी। ठीक है। यानी कि आपका कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम था, भाई इस सिस्टम के अंदर ही हो रहा है चेंज, बाहर कुछ नहीं हो रहा, तो इसमें हुआ है कोई इरिवर्सिबल चेंज। यानी कि मान लेते हैं भाई इसमें जो भी गैस के पार्टिकल्स थे वो गैस के पार्टिकल आपके एक्सपैंड हो गए। ठीक है। तो ये गैस फ्री होगी एक दूसरे के साथ और ज़्यादा इंटरेक्शन करने के लिए, मूव करने के लिए। तो इसकी वजह से क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। क्यों भाई, पहले तो गैस मान लेते हैं आपकी लिक्विड फॉर्म में थी। ठीक है। ये आपका पहले लिक्विड था, अब इस लिक्विड को आपने हीटअप दिया। ठीक है। हीटअप होने की वजह से ये गैस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा फ्री हो गए। हम जानते हैं कि लिक्विड की एंट्रोपी कम होती है, गैस की ज़्यादा होती है, क्योंकि सोच के देखो लिक्विड सिर्फ आपका फ्लो कर सकता है एंड गैस मॉलिक्यूल्स कितना रैंडमली मूव कर पाएंगे। ठीक है। तो एंट्रोपी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, तो इस वजह से आपकी एंट्रोपी ज़्यादा हुई। तो जब जब ऐसे किसी सिस्टम के अंदर चेंज होगा तो आपकी एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये आप रिवर्स तो करा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। यानी एक बार आपने अब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर दे तो आप गैस से लिक्विड आ तो सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली उतना ही लिक्विड आपको, उतनी ही अमाउंट, उतनी ही एंट्रोपी नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ लॉस होके मिलेगा। ठीक है। तो इस वजह से हम बोलते हैं इनको इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी कि ये प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियसली होते हैं, एकदम से हो जाते हैं आपका, लेकिन एज स्पॉन्टेनियस एक्सपेंशन ऑफ गैस इनटू इवैक्यूएटेड स्पेस। यानी कि आपका कोई भी वैक्यूम का स्पेस है उसके अंदर क्या हुआ, आपकी गैस स्पॉन्टेनियसली एक्सपेंड होगी। या फिर डिफ्यूजन ऑफ वन गैस इनटू अनदर, या फिर आपने क्या काम किया, आपने दो चैम्बर ले रखे थे, एक चैम्बर के अंदर आपकी कोई भी गैस ए थी, दूसरे चैम्बर के अंदर आपकी कोई भी गैस बी थी। आपने इन दोनों को इंटरेक्ट करा इस तरीके से कि एक गैस दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ होगी, दूसरी पहले के अंदर डिफ्यूज़ होगी। अब जो ये गैस आपस में मिक्स हुई हैं, क्या आप गैस के पार्टिकल्स को अलग अलग उठा के ये बता सकते हो कि ये गैस ए का पार्टिकल था या बी का पार्टिकल था? और फिर आपको अगर उनको दोबारा से अलग अलग करने को बोला जाए तो क्या आप उतने ही अमाउंट से सेम आप गैस को वापस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से ये सारे के सारे क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो एक बार जब आपकी एंट्रोपी इंक्रीज़ हो जाती है तो वो इंक्रीज़ ही रहती है, आपकी डिक्रीज़ फिर नहीं हो सकती। ठीक है। मतलब अगर आप सेम प्रोसेस दोबारा करोगे तो एंट्रोपी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसे हमने गैस की बात की थी, तो गैस से लिक्विड बनाओगे एंट्रोपी कम हो जाएगी ऑब्वियसली, लेकिन उतनी ही एंट्रोपी वापस नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा। जब जब आपका कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो आपकी एंट्रोपी कुछ ना कुछ बढ़ जाती है। नेट इंक्रीज़ हो जाता है। एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब रैंडमनेस भी इंक्रीज़ होगी। तो आप कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जब इरिवर्सिबल प्रोसेस करोगे तो आपकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, चेंज। ठीक है। ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई। ओके। तो इसका मतलब जो आपकी ये
एंट्रोपी इंक्रीज हुई इस एंट्रोपी में और इस एंट्रोपी के इंक्रीज होने के कितने चांसेस हैं, उस चीज़ में आपस में कोई ना कोई रिलेशन तो होना चाहिए। देयर मस्ट बी ए रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी, अ थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी एंड प्रोबेबिलिटी, अ स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी। यानी कि जो आपकी एंट्रोपी है एंड प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर रिलेशन होना चाहिए। एंट्रोपी आपकी क्या है, एक थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी है एंड प्रोबेबिलिटी एक स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी, ठीक है। सो ये हमारा रिलेशन बताया था किसने, हमारे साइंटिस्ट बोल्ट्जमैन ने। बोल्ट्जमैन ने क्या किया, बोल्ट्जमैन ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए एंड ये सब कब हुआ था, 1896 के अंदर, ठीक। ओके, सो ये रिलेशन हमारा बताया था बोल्ट्जमैन ने 1896 के अंदर। अब उन्होंने क्या सपोज किया था कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट है आपके किसी भी सिस्टम की, वो क्या होती है, इज द स्टेट ऑफ इट्स मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। यानी कि किसी भी सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की स्टेट होती है। यानी कि इक्विलिब्रियम हम जानते हैं कि भाई स्टेबिलिटी की है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आपके जितने पार्टिकल्स जहाँ पे जिस पोजीशन में उतने ही रहते हैं। अगर वो आपस में चेंज भी होते हैं तो वो इस तरीके से चेंज होते हैं कि नेट आपका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उस इक्वेशन पे, तो आपके पार्टिकल एज इट इज़ रह जाते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की स्टेट होती है, यानी कि उस स्टेट के होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में सब अपनी स्टेबल पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है भाई, स्टेबिलिटी तो हर कोई गेन करना चाहता है, तो इस स्टेज के होने के तो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो इसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम थर्मोडायनेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम इज द स्टेट ऑफ इट्स मैक्सिमम एंट्रोपी। थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलती है कि जो आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट है, उस स्टेट की एंट्रोपी क्या होती है, सबसे मैक्सिमम। यानी कि जो आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, उस स्टेज के ऊपर आपके पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा फ्री होते हैं रैंडमली मूव करने के लिए। अब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट लग रही हैं कि ये बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम पे आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर आपकी मैक्सिमम एंट्रोपी कैसे हो गया। आपने तो ये बोला था इक्विलिब्रियम पे स्टेबिलिटी हो जाती है, वो स्टेबिलिटी हो जाती है, लेकिन इस तरीके से हमने अभी बात की थी कि आपके पार्टिकल्स ऐसा नहीं कि एक्सचेंज नहीं होते, पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं, लेकिन नेट चेंज आपका सेम एज इट इज़ रहता है। मान लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है। ये आपका कोई भी लिक्विड था, ठीक है, ये लिक्विड आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, गैस में। अब हम बोल रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो इसका मतलब जितने लिक्विड के पार्टिकल गैस के पार्टिकल बन के ऊपर जा रहे हैं, उतने ही गैस के पार्टिकल लिक्विड बन के नीचे आ रहे हैं। तो मान लेते हैं अगर 10 पार्टिकल लिक्विड के हैं, 10 पार्टिकल गैस के हैं जैसे सपोज, तो अगर एक पार्टिकल लिक्विड का ऊपर जा रहा है तो ये कितने हो गए, 9। लेकिन उसके साथ साथ इन 10 में से एक पार्टिकल आपका गैस का लिक्विड बन के नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे भी गैस के भी 10 रह गए, लिक्विड के भी 10 रह गए, तो टोटल तो इतने ही हुए। वो पार्टिकल आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, टोटल तो सेम है, उतने ही गैस के हैं उतने ही लिक्विड के हैं। तो ये हमारी स्टेज होती है इक्विलिब्रियम की। तो इस टाइम पे इनकी मूव करने की रैंडमली मूव करने की प्रोबेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम एंट्रोपी है एंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सो अभी अगर हम बात करें बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन के बारे में, तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो आपकी एंट्रोपी होती है उसका एक रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ। वो रिलेशन क्या होता है कि आपका 1/T यानी कि टेम्परेचर का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है, पार्शियल आपका एंट्रोपी अपॉन DE। यानी कि जो आपका टेम्परेचर का रेसिप्रोकल है वो किसके इक्वल है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू टोटल एनर्जी। कि आप टोटल एनर्जी के साथ एंट्रोपी का पार्शियल डिफरेंशिएशन करो तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/T के, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हमारे एंट्रोपी और टेम्परेचर का ये रिलेशन है, ओके। फिर उसके बाद हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को देखा। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अप्रोच ने क्या बोला कि अगर आप टेम्परेचर का रिलेशन स्टैटिक्स में देखो तो वो क्या हो, वो आपका 1/T यानी कि 1 टेम्परेचर किसके इक्वल है, K बीटा के इक्वल है, ठीक है। या फिर जिसको आप क्या लिख सकते हो, K पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ W। log ऑफ W क्या है आपका, W आपकी प्रोबेबिलिटी है, log आपकी प्रोबेबिलिटी का लॉगरिथम, उसका पार्शियल फ्रैक्शन किसके साथ, पार्शियल डिफरेंशिएशन DE यानी कि टोटल एनर्जी के साथ, ठीक है। इसको मान लेते हैं दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो दोनों के दोनों रिलेशन किस में है, 1/T यानी कि आपके टेम्परेचर का रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या होंगी, सेम। तो लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास आपका del S/del E
इज इक्वल्स टू के डेल बाई डेल ई लॉग ऑफ डब्ल्यू। तो इसका मतलब ऐसा आपका क्या था, एंट्रोपी, डब्ल्यू आप क्या है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से दोनों साइड आपके पार्शियल फ्रैक्शन है विद रिस्पेक्ट टू डेल बाई डेल ई, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपका नेट रिजल्ट क्या बचेगा, एस, जो आपकी एंट्रोपी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, कांस्टेंट के एंड साथ में आपका लॉग ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, अब आपका एस क्या है, एस आपकी एंट्रोपी है, के आपका क्या है, के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ डब्ल्यू आपकी क्या है, डब्ल्यू है आपकी थर्मोडायनेमिकल या फिर स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और यही रिलेशन आपको एस्टेब्लिश करना था कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो किस तरीके से आपकी एंट्रोपी से रिलेटेड है। तो हमारा रिलेशन क्या हुआ, एस इज इक्वल्स टू के लॉग डब्ल्यू। ओके, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिलेशन ऑफ बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन। फिर बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो आपकी उस पर्टिकुलर सिस्टम की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर आप उसका लॉग निकालें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपकी एंट्रोपी के। दिस इज एस इज इक्वल्स टू के लॉग डब्ल्यू, के आपका कॉन्स्टेंट है ही। ठीक है, तो आपकी एंट्रोपी डायरेक्ट किससे रिलेटेड है, आपकी प्रोबेबिलिटी के लॉगरिथम फंक्शन से। ठीक है, सो यहाँ से हमें रिलेशन मिल जाता है आपकी एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी के साथ। सो ये था हमारा टॉपिक एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। आई होप समझ आ गया होगा, लेकिन कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।